तो पहला सवाल जो मैं मिला है वो सानवी जी का मिला है, वो जेके लक्ष्मी सीमेंट्स पर अपना सवाल पूछ रही हैं और कह रही हैं कि इनके पास 827 पर खरीदा हुआ है और कहाँ एवरेज करें, और लॉन्ग टर्म ये इस पर व्यू जानना चाह रही है 2 से 3 साल के लिए। जी, तो देखिए जेके सीमेंट पे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही राय दी थी कि आपको थोड़ा गिरावट मिल जाएगी। आपको हो सकता है आपको ये नीचे की तरफ मिनिमम टू मिनिमम आपको करीब 4200 4300 रुपए के भाव पर मिले। अभी करीब 5000 रुपए के आसपास का ट्रेड कर रहा है। 4300 के पास आपको ये मिल सकता है। वो जोन में 4300 से लेकर के और 3900 तक आप इसको एक्यूमुलेट करें, गिरावट है। और बिल्कुल थोड़ा और गिरावट आएगी क्योंकि जो जोन ब्रीच हुआ है 5300 का, वहां पर एक बेस था, लंबा बेस था, करीब मई 2025 के बाद जो ब्रीच हुआ है इस वीक में, तो बिल्कुल वो अक्रॉस द बोर्ड है, सभी स्टॉक्स में ऐसा ही है। मोर और लेस 8 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स में सपोर्ट जोन ब्रीच हुए हैं। तो बिल्कुल आप 4300 से 3900 के पास देखिए, वहां आपको मिल जाए तो आप जरूर अक्यूमुलेट कीजिए। जी। अगला जो सवाल है सर, आरती दुबे जी का, ये हमारी प्राइम मेंबर है, पूछ रही है कि गिरावट में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इन्फोसिस, रिलायंस, अदानी एनर्जी लेना है या ठीक है, और किस लेवल पर इनको लेना चाहिए, इसके बारे में ये आपकी राय जानना चाह रही है। तो देखिए अगर आप देखते होंगे शो, तो मैंने एक दो चीजें बोली है। रिलायंस आप 1440 के ऊपर ले लीजिएगा, जब भी निकले वो आपको 10% का मूव करीब देगा। 1600 रुपए तक का मूव आपको एक डिसेंट रिलायंस के अंदर मिल जाएगा। जहां तक बात अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की है, यहाँ पर एक अच्छा बेस बना हुआ है, करीब 950 के पास एक बेस है। तो वो लेकिन अभी आप इमीडिएट मत खरीदिए स्टॉक। कहीं आपको 1050 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे तभी आप खरीदिए, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि बाय ऑन डिप्स का व्यू रखा जाए। सो आप क्या तो काफी गिरावट में आपको मिले तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं लंबे समय के लिए, बट छोटे दायरे में आप ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो 1058 के ऊपर निकल जाए तो आप बाय करें, उस केस में आपको एक पुल बैक मिल जाएगा 1325 की तरफ। तो जी। ये एक अच्छा ट्रेड रह सकता है। 1050 से मतलब आपको 25% अपसाइड इसमें मिल जाएगा। साल भर का व्यू रखिएगा। और सेकंड रिलायंस मैंने आपको बता ही दिया है। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में, जो जब जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अभी थोड़ा सा वीक है स्टॉक, वीकनेस है लगातार। अगर आप देखेंगे तो 290 रुपए के नीचे स्टॉक काफी कमजोर है। आपको 226 रुपए का, अभी 255 रुपए का भाव चल रहा है, 226 के पास आपको कहीं मिले, 225-26 के पास मिले, आप जरूर उसको बाय कीजिएगा। उस केस में आपका स्टॉप लॉस 200 रुपए पर रहेगा और टारगेट आपको कम से कम 300 रुपए इसमें मिलेगा। जी, इसके अलावा सर इन्फोसिस पर भी ये जानना चाह रही हैं। इन्फोसिस को अवॉइड कीजिएगा। मैं आपको आईटी के बारे में तीन चार बातें बताता हूं, आप अगर वो ऑब्जर्व कर पाए तभी आप आईटी लीजिएगा, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। पहला, जब आईटी कंपनीज के जो मार्जिन प्रोजेक्शंस हैं वो इंप्रूव होने लगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैनेजमेंट के द्वारा, पहला सिग्नल। दूसरा सिग्नल कि ऑर्डर बुक में इंप्रूवमेंट दिखाई दे, जो आपको मैनेजमेंट बताएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में। थर्ड सिग्नल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल, जब यूएस में बॉन्ड डील स्टेबलाइज होने लग जाए तो आपको एक सिग्नल मिलेगा कि एफआईआई का जो सेलिंग है वो बंद होगी और एफआईआई की बाइंग दोबारा शुरू होगी, तीसरा सिग्नल। चौथा, अगर आप अपने फ्रेंचाइज वाले से पूछेगा, जब कभी आईटी के स्टॉक्स में एक बेस बिल्डिंग होगी तो आईवी एक्सपेंशन होगा। और उन पर्टिकुलर ऑप्शंस की चेन में जो आप देखेंगे तो आईवी एक्सपेंशन होगा, स्टॉक स्टेबलाइज कर रहे होंगे, रेंज बाउंड होंगे, वहां पर एक खरीदारी का अच्छा मौका मिलेगा। तो आप शायद ये सब ना पढ़ पाए तो अपने फ्रेंचाइज वाले से जरूर एक बार संपर्क कीजिएगा। बॉटम फिशिंग की एडवाइस आईटी सेक्टर में मेरी नहीं रहेगी। मैं अभी बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि किसी भी स्टॉक को आप खरीदिए। एम्फेसिस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, ये सब स्टॉक्स मेरे फेवरेट रहे हैं बट अभी नहीं है। बिकॉज क्या हुआ है, एक पैराडाइम, एक बेसिकली आप देखें तो एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक तरह का डिसरप्शन है मॉडल में, बिजनेस मॉडल में डिसरप्शन है। जब कोई बिजनेस मॉडल में डिसरप्शन होता है तो मार्जिन्स पे दबाव पड़ता है, टॉप लाइन पे दबाव पड़ता है, और कंपनीज को उसके नए एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। तो अच्छी कंपनीज भी इस दौरान रिस्की हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब समय आएगा तब अपने आप आपको इन स्टॉक्स में स्टेबिलिटी दिखेगी, फिर आप बाय कीजिएगा। ठीक है सर, अगला जो सवाल है वो शौक के नाम से इनकी आईडी है, ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने जेएंड के बैंक 127 पर लिया हुआ है और अदानी पोर्ट्स 1420 पर लिया हुआ है, किनको इनको क्या करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म के लिए ये एक नए शेयर के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, किसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, और इन दोनों स्टॉक्स पर भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। जे एंड के बैंक और दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया, अडानी पोर्ट्स। पोर्ट्स।
तो देखिए जेएनके बैंक को तो पहले आप देखिए स्टेबलाइज कर रहा है स्टॉक 110 के ऊपर, एक अच्छा बेस है काउंटर का, ये चलने की तैयारी कर रहा है। आई थिंक ये निकल जाएगा ऊपर करीब 140 की तरफ स्लोड इन ग्रेजुअली, और स्ट्रेंथ है 15% का अपसाइड 140, लेकिन बेस आपका 110 के पास रहेगा। थोड़ा गिरावट में लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कहीं आपको 115 के आसपास मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका स्टॉप लॉस आप रिवाइज करके 105 पे रखिएगा, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, और 140 की तरफ स्टॉक रहेगा। अगर 15% अपसाइड अभी यहाँ भी मुझे दिखता है अभी से। अडानी पोर्ट में एक वीकनेस है एज यूजुअल, जैसे सभी स्टॉक्स में ब्रेकडाउन है, स्टॉक में भी एक ब्रेकडाउन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो स्विंग आया था इसका 27 जनवरी को, जनवरी के लास्ट वीक में, वो बेस अभी ब्रीच नहीं हुआ है 1350 का, एक अच्छी बात है। तो नीचे की तरफ आपको 1290 पर भी एक अच्छा बेस है, भी एक अच्छी बात है। तो 1355 का भाव है, आपको 1290 के आसपास कहीं मिल जाए तो आप जरूर इसको बाय कीजिएगा या ऐड कर लीजिएगा। और जो ये जो पॉलिटिकल टेंशन है ईज करेगी, और ईज करेगी तो आपको दोबारा एक बार अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ये अगर आप अडानी ग्रुप में देखें तो पसंदीदा स्टॉक है मेरा अडानी पोर्ट्स, और मुझे लगता है ये हर डिस्क पे बाय करना चाहिए इसको। स्ट्रॉन्ग काउंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर दोबारा 1600 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे अगर आप 2 से 3 क्वार्टर इसको देंगे। जी सर, अगला सवाल रोशन जी का है, कह रहे हैं कि पिरामल फार्मा 185 का इन्होंने लिया हुआ है, क्या करना चाहिए? तो देखिए फार्मा एज ए सेक्टर में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। थोड़ा सा स्टॉक सप्लाई जोन में फंसा हुआ है, 170 146 पे नए शॉर्ट्स आ गए हैं काउंटर के अंदर, एफएनओ में स्टॉक ट्रेड करता है। तो देखिए मुझे लगता है ये 107 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा गिरावट में। 160 के ऊपर निकलेगा तो एक शार्प रिकवरी आएगी 180 200 रुपए की तरफ, तब तक मुझे लगता है एक वीकनेस है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप इसी सेक्टर में दूसरे स्टॉक्स पे रखिए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डॉक्टर रेड्डी में ध्यान रख सकते हैं, मैनकाइंड में एक बार पोल पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और सबसे अगर आप देखें तो ये 2 स्टॉक है जहां पर आप एक पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा एक ग्लेनमार्क में देखिए गिरावट पर आप एक खरीदारी कर सकते हैं। तो ये सारे काउंटर्स है जहां पर आप जरूर बाय ऑन डिप्स का व्यू रख सकते हैं। ठीक है सर, अगला सवाल सर विनोद जैन जी का, हमारे प्राइम मेंबर है, पूछ रहे कि ट्रांस रेल में मौजूदा भाव पर क्या खरीदारी की जा सकती है? जी 1 मिनट रुकिएगा। जी जी। शेयर आपने कौन सा बताया, मैं एक बार सुन नहीं पाया, फिर से बताइए ट्रांस जी। रेल लाइटिंग, ट्रांस रेल, ट्रांस रेल। ट्रांस रेल, जी जी ट्रांस रेल लाइटिंग, परफेक्ट। तो देखिए टेक्सचर काफी नेगेटिव है स्टॉक का। आप क्यों खरीदना चाहते हैं, यू विल बेटर अंडरस्टैंड एंड नो। मेरे पास अभी इसको कुछ खरीदने का रीजन नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसके फंडामेंटल्स फ्रैंकली चेक नहीं किए हैं। आई डोंट ट्रैक दैट स्टॉक। सो यहाँ पर 450 के पास एक अच्छा बेस है, ऊपर 558 के पास एक सप्लाई है। तो आपको 450 में मिले तो आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। न्यूली लिस्टेड कंपनी है, लिस्ट हुई है अभी दिसंबर 24 में। तो मुझे लगता है बेस है करीब 395 के पास, आपको 450 के पास मिले तो जरूर खरीदारी का रखिएगा। स्टॉप लॉस आपका 395 रहेगा। 558 के ऊपर निकल जाएगा तो 680 734 तक के टारगेट मिल सकते हैं। जी ठीक है सर। स्वपन रेड्डी जी कह रहे हैं कि सोलर इंडस्ट्रीज टारगेट पे निकलने दें, या उस पर ये आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। सोलर इंडस्ट्रीज पर आपकी क्या राय है, शायद टारगेट के बारे में इसके जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए सोलर इंडस्ट्रीज का एक स्प्रेड है हमारे पास, तो जो टारगेट आपको दिया गया उसी को आप ऑनर कीजिएगा। जब टारगेट आएगा पुट साइड का तो आप उस पर एग्जिट करिएगा, तब तक आप उसको होल्ड कीजिए। आज भी प्रोपोर्शनिटी आईवी एक्सपेंशन नहीं है उतना। अगर आप इंडिया विक्स को देखिए, आईवी एक्सपेंशन होगा तो ये प्राइसेस बढ़ेंगे। और क्योंकि लगातार निफ्टी में गिरावट हो रही है, लेकिन उस तरह से आईवी एक्सपेंशन 2 दिन से नहीं देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। मुझे लगता है कि आज ही सेकेंड हाफ में एक बार, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है तो बाजार में फियर फैक्टर थोड़ा बढ़ेगा। आपको ये ट्रेड एग्जिट होते हुए पुट साइड पे दिखेगा तो आप कॉल अपना एग्जिट कर लीजिएगा। जी सर, अगला सवाल मनमोहन जी का है, ये हमारे प्राइम मेंबर ही पूछ रहे हैं कि जेके टायर 500 शेयर है 597 पर, इसके अलावा बीओआई के 500 शेयर हैं 155 पर, होल्ड करें, एवरेज करें या सेल कर दें? नहीं, अभी आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बैंक को आपको सेल करने की जरूरत है। बैंक ऑफ फॉर दैट मैटर किसी भी तरह के बैंक को मत आप सेल कीजिए।
उसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है बैंक्स में। वो आरबीआई पॉलिसी में भी लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था, लिक्विडिटी सफिशिएंट है, क्रेडिट डिमांड अच्छी है, अननेसेसरी आपको सेल करने की जरूरत नहीं है बैंक्स को। और जहां तक मैं इसको चार्ट एक बार आपको देख करके बता देता हूँ बैंक ऑफ इंडिया। जी जी, तो देखिए 151 के पास स्टॉक है, कोई खास गिरावट नहीं है, बेस है 136 के पास, अच्छा 136 146 स्ट्रॉन्ग बेस है। एक बार दोबारा 158 के ऊपर काउंटर निकलेगा तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आएगा, फिर आपको ऊपर की तरफ 180 205 तक के टारगेट मिल जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। ऐड कीजिएगा, नीचे गिरावट मिल जाए 136 के पास तो बिल्कुल ऐड कीजिएगा। जेके टायर में भी देखिए एक ब्रेकडाउन आया, जेके टायर में 467 के नीचे, 467 के नीचे, 434 के नीचे फ्रेश शॉर्ट्स। ये हो सकता है आपको गिर गिर करके कहीं 360 के आसपास, फॉर दैट मैटर 360 390 के जोन में मिलेगा, तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इन वर्स्ट केस सिनेरियो 350 और बेस आपका रहेगा 310। आई थिंक इसको भी आप बाय ऑन डिप्स का व्यू बना सकते हैं। कोई दिक्कत मुझे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से नहीं दिखती, क्योंकि आपसे मेरी बात जो इस तरह के आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, मेरा ये परसेप्शन है कि आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, साल भर दे सकते हैं, तो बिल्कुल मैंने आपको लेवल बताया जहां पर आप ऐड कर सकते हैं। जी सर, अगला सवाल हमारी प्राइम मेंबर है नैन्सी जी, ये पूछ रही हैं कि ये पूछ रही हैं कि शरद सर के लिए जो एक क्वेश्चन है, और ये पूछ रही हैं कि लास्ट लेवल बिफोर स्टॉप लॉस हिट टू ऐड सुजलॉन एंड पारस, ऑल्सो आईएफसीआई इन्होंने 62 रुपये पर लिया हुआ है, और अब यहाँ एवरेज करें या रेजिस्टेंस पास हो जाने दें? तो सुजलॉन और पारस दो नाम मुझे सुनाई दिए, एक और तीसरा नाम था, बताइए आप, उसका क्या था? आईएफसीआई सर इन्होंने 62 रुपये पर लिया हुआ है, और पूछ रही हैं कि एवरेज करें या रेजिस्टेंस को पास हो जाने दें? ओके, सो देखिए सुजलॉन को आप देखिए 41 रुपए 39 रुपए के पास एक सप्लाई जोन है, 39 के पास माफ कीजिएगा 39 के पास एक सपोर्ट है, एक सप्लाई जोन नया आया 43 पर, यहाँ पर शॉर्ट्स बने हुए हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस तरह का मूव सुजलॉन के अंदर आया है, गिरावट है, शॉर्ट्स आ गए फ्रेश, जैसे मैंने आपको बताया 43 के जोन में, डिलीवरी 10% बढ़ी है इस वीक में। थोड़ा सा मुझे लगता है कॉशियस रहने की जरूरत है सुजलॉन में, हो सकता है थोड़ी और गिरावट यहाँ आपको देखने को मिल जाए। 43 के ऊपर निकल 44 के ऊपर निकल करके सस्टेन करेगा तो आप एवरेज कीजिएगा, आपको एक पुल बैक मिल सकता है 50 रुपए 50-55 रुपए तक, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहिए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए, कोई गिरावट आपको मिले कहीं 25 रुपए के आसपास 30 रुपए के आसपास तभी आप खरीदेगा, वरना एवरेज इसको भी कहीं मत कीजिएगा। पारस डिफेंस के साथ भी सेम चीज है, इस वीक में जैसी गिरावट आई है पारस डिफेंस में, एक बेस है इसका 615, उसके नीचे चला जाए तो बेच दीजिएगा, इसको रोकिएगा मत, ये गिर सकता है नीचे, आपको 518 520 490 तक भी गिर जाएगा, तो आपको अननेसेसरी फिर एवरेज करना पड़ जाएगा, दैट्स नॉट वेरी गुड स्ट्रेटजी। आईएफसीआई में एक देखिए एक पुल बैक है, और आईएफसीआई में एक बेस भी है, आप देखिए 53 54 के पास एक बेस बन रहा है। आई थिंक ये ठीक ठाक जोन है एक बार एवरेज करने के लिए। और 52 के पास एक 52 के पास एक बेस है, लेकिन स्ट्रेंथ कब आएगी? स्ट्रेंथ तब आएगी जब ये निकल जाएगा करीब 60 रुपए के ऊपर, 60 के ऊपर निकलेगा तो एक पुल बैक आपको मिलेगा, अगले स्विंग हाई आपको 75 से 85 के जोन में देखने को मिलेगा, तो 50 रुपए पर आपको अभी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना चाहिए। जी सर, अगला सवाल आशु जी का, और ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने बाउंस बैक प्ले करने के लिए बाटा 715 पर खरीदा है 770 और 850 के टारगेट के लिए, और रिलैक्सो 305 रुपये पर खरीदा है 360 के टारगेट के लिए, क्या ये ठीक है? और काइंडली गिव अपडेट, इस पर व्यू अपडेटेड मांग रहे हैं, और सेम कैन बी प्लान्ड इन केपीआईटी। एक इन्होंने बाटा बोला, दूसरा कौन सा बोला इन्होंने? बाटा और रिलैक्सो इन्होंने खरीदे हुए निचले स्तरों पर, और पूछ रहे हैं कि केपीआईटी पे भी क्या इसी तरह की खरीदारी की जा सकती है? जी, बाटा, रिलैक्सो और केपीआईटी। बाटा जी, केपीआईटी तो बिल्कुल इस वक्त अवॉइड कीजिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आईटी के बारे में आपको बोला है। केपीआईटी और टाटा टेक, ये सारे स्टॉक्स ऑटो एंसिलरी में काम करते हैं, ऑटो सेक्टर में काफी प्रेशर है, थोड़ा केपीआईटी को अवॉइड कीजिएगा, अभी अवॉइड कीजिए। मैंने आपको 3-4 चीजें मैंने आपको बताई थी, वो दिखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछेगा तभी आप आईटी में बाय कीजिएगा, तो छोड़ दीजिएगा। रिलैक्सो देखिए एक ब्रेकडाउन आया इस काउंटर के अंदर 390 के नीचे, वीक हो जाता है, काफी वीकनेस है इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा मैनेजमेंट रिलेटेड शफल्स भी हैं और गिरावट रह सकती है। मुझे लगता है कि
Q3 में आप स्टेबल रेवेन्यू देखने को मिला था, बट मार्जिन में प्रेशर देखने को मिला था। उसके बाद ही एक बार एक गिरावट इसमें देखने को मिली है। बेस ब्रीच हो गया 390 का। मुझे नहीं लगता भी आपको बॉटम फिशिंग इसमें करनी चाहिए। स्टॉक ने एक क्रुशियल रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, अभी इसको छोड़ दीजिए। और मैं लंबे चार्ट्स को देख रहा था इन द इंटरिम। तो देखिए, ये आपको जो गिरावट है करीब 240 रुपए तक आपको गिरता हुआ स्टॉक दिख सकता है। वो एक जोन ऐसा रहेगा, तब भी एग्जॉशन नहीं आएगा। 240 मुझे लगता है 171 से 240 के बीच में इसका एक बाय आपको करना चाहिए। वहां पर आपको मिले तो आप इसको जरूर एक बार एक्युमुलेट कर सकते हैं, या अगर एक पुल बैक आ जाता है, जो मैंने आपको अभी जोन दिया था यहाँ पर शॉर्ट्स हैं, उसके ऊपर निकल जाए, दैट वाज 385, तभी आप इसको लीजिएगा। बॉटम फिशिंग बिल्कुल अभी मत कीजिएगा। सेकंड, बाटा के साथ भी सेम स्ट्रक्चर है। बाटा को निफ्टी से नेगेटिवली कोरिलेटेड है, बाटा रिलैक्सो दोनों। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। निफ्टी ऊपर भी था 26,000 पे, तो भी स्टॉक नीचे थे, तो इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है। तो इस तरह के स्टॉक्स को जहां पॉजिटिवली कोरिलेटेड नाउ इंडेक्स के साथ, उनको बाय के लिए अवॉइड करना चाहिए। जो स्टॉक इंडेक्स के साथ चले, इंडेक्स के साथ बढ़े, इंडेक्स के साथ गिरे, उनको आप लीजिए। बाटा और रिलैक्सो को आप ऑब्जर्व करेंगे, जब निफ्टी 26,000 था तब भी नीचे थे, जब निफ्टी आज 23,500 है, 23,400 है, तब भी आज नीचे, तो और भी नीचे है। तो डोंट डू द बॉटम फिशिंग। जी ठीक है सर। तो फिलहाल इन स्टॉक्स में बॉटम फिशिंग से बचने की सलाह रहेगी। अगला जो सवाल है वो शुभ के नाम से इनकी आईडी है। ये पूछ रहे हैं कि अजंता फार्मा इन्होंने 3,049 और ग्लेनमार्क 2,230 रुपये पर और SJVN 73 रुपये 13 पैसे पर खरीदा हुआ। शॉर्ट और मिड टर्म ये इस पर व्यू जानना चाह रहे हैं टारगेट के साथ में। और इस पर ये भी पूछ रहे हैं कि कहाँ इनको एवरेज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑरबिंदो फार्मा और सीमेक कितने प्राइस लेवल पर बाय कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले मैं औरो फार्मा बता दूं। औरो फार्मा बिल्कुल आप ले सकते हैं। औरो फार्मा का मूव पेंडिंग है। आप देखिए 1200 के पास एक अच्छा बेस है। आई थिंक ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है। थोड़ा बाजार ये थोड़ा कॉन्ट्रा भी चल रहा है मार्केट से, फार्मा सेक्टर में सिलेक्टिव स्टॉक्स। तो ये भी देखने वाली बात है, कल को बाजार में कंसोलिडेशन हो जाए तो स्टॉक्स में गिरावट भी आ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप औरो को अभी मत खरीदिए, थोड़ा ओवरबॉट है। मिल जाए 1,306 रुपए, 1,210 1,230 के आसपास मिल जाए, खरीदिएगा। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1,150। फिर आप इसका पुल बैक देखिएगा कि क्या 1,270 ब्रीच करता है, नहीं करता है, और ये निकलेगा 1,450 की तरफ। और अगर सेकंड स्ट्रेटेजी कि थोड़ा अभी खरीदिए, थोड़ा गिरने पर खरीदिएगा, सो दैट ट्रेंड ना छूट जाए। थोड़ा अभी खरीद लीजिए, अगर निकल जाता है 1,450 की तरफ तो आप वहां पर एग्जिट करिएगा। और अजंता फार्मा के बारे में भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। देखिए, फार्मा सेक्टर में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। एक कॉन्ट्रा लॉन्ग है विजावी निफ्टी, और मुझे लगता है यहां पर भी एक बेस है। 2850 के पास एक अच्छा बेस है अजंता फार्मा में। 3180 के ऊपर निकल जाएगा तो एक अच्छा टारगेट ऊपर की तरफ 3722 की तरफ देखने को मिल जाएगा। इन दैट केस उस 3180 के ऊपर निकलने पर करीब आपको 17% का अपसाइड 3722 तक देखने को मिलेगा। जी सर, इसके अलावा इनके पास ग्लेनमार्क फार्मा भी है 2,230 रुपये पर, SJVN 73 रुपये 13 पैसे पर। जी, तो ग्लेनमार्क को बिल्कुल होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि ये एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी स्टॉक का जिक्र किया था, तो ग्लेनमार्क को बिल्कुल होल्ड कीजिए आप। स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, नो डाउट, और ये स्टॉक ऊपर की तरफ और निकलने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि करीब 2,400 रुपए की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। बाय ऑन डिप्स का व्यू आपके पास है तो ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कहीं 2,000 रुपए के पास होना चाहिए और होल्ड करिए। और जैसा, लेकिन मैंने एक बार आपको जरूर बात बोली कि एक कॉन्ट्रा लॉन्ग हो सकता है इसमें निफ्टी के मुकाबले। इसमें गिरावट है 2175 के पास। मुझे लगता है जैसे दोबारा 2,200 के ऊपर निकलेगा, ये 2,330 और ऊपर की तरफ जो मैंने आपको भी जोन बताया 2,400 की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल 2,415 की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, तो बेस बना करके बने रहिए। SJVN में देखिए गिरावट है, बॉटम फिशिंग मत करिए। स्टॉक में कंसोलिडेशन है पिछले 2 सप्ताह में, लेकिन निकल जाने दीजिए 72 रुपए के ऊपर, फिर आप खरीदिएगा। आपको 80 से 85 रुपए का टारगेट इसमें देखने को मिलेगा। जी ठीक है सर। अगला जो सवाल है वो रीमा त्रिवेदी जी के नाम से इनकी आईडी पूछ रही है कि टोरेंट पावर 1500 में 35 शेयर हैं, होल्ड करें या सेल करें। 1500 में 33 शेयर है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है होल्ड कीजिए। 1385 का स्टॉप लॉस डालिए और होल्ड कीजिए। टोरेंट पावर, टाटा पावर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले नाम लिया था, होल्ड करिए। काउंटर्स अच्छे इनके लगातार आप देखिए,
गर्मी इस बार काफी पड़ रही है मुंबई में, अभी से गर्मी हो गई है, ऐसा आज तक नहीं हुआ, मुझे याद नहीं पड़ता मुंबई में इतनी गर्मी मार्च में कब हुई है, बट इट इज फील्स लाइक सम 40 डिग्री 42 डिग्री काइंड ऑफ टेम्परेचर। सो बिल्कुल ये टोरेंट पावर, टाटा पावर, ये सब सप्लायर्स हैं इस बेल्ट में, और बिल्कुल मुझे लगता है कि अक्रॉस इंडिया गर्मी बढ़ रही है, तो ये सब स्टॉक्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी। ये करीब 1645 का टारगेट इसमें मेरा है, मुझे लगता है 1385 के पास बेस है इसका। जी। तो अगला सवाल दीप सिंह जी का है, ये हमारे प्राइम मेंबर ही पूछ रहे हैं कि अथर एनर्जी इन्होंने 710 रुपये पर खरीदा हुआ है, क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल आप एथर एनर्जी पे बने रहिए, मुझे लगता है स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, 650 के पास एक अपना स्टॉप लॉस रखिएगा। इसके नीचे फिसल जाता है स्टॉक तो आपको 600 रुपए पर दोबारा खरीदने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो एक अच्छी स्ट्रेंथ करीब 800 और 900 के 800 920 की तरफ आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी, तो बिल्कुल बने रहिए। जी सर, अगला सवाल जो है वो वासुदेव जी का पूछ रहे हैं कि BCCL के 5000 शेयर हैं 40 रुपये के रेट पर, इसके अलावा 5 साल के लिए और ऐड कर सकते हैं क्या इसके अंदर, और इस पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। बीसीसीएल की बात, कौन सा स्टॉक का नाम लिया आपने? BCCL सर, भारत कुकिंग कोल। बीसीसीएल, भारत कुकिंग, जी जी। तो देखिए भारत कुकिंग कोल 34 रुपए के ऊपर निकल गया, अच्छा टारगेट है 37 रुपए का, मैंने इसका टारगेट दिया था लास्ट, किसी ने मुझसे पूछा होगा शायद शो में, तो 36 रुपए तो आ ही गया, तो 37.50 का टारगेट था, हाई इसका बन गया 37.24, तो वो टारगेट तो आ ही गया मोरलेस। और मुझे लगता है स्ट्रेंथ है, आप बने रहिए। अब आपको 34 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस रखना अगर आपके पास है तो, और 37.50 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक बार दोबारा 40 रुपए की तरफ देखने को मिल सकता है, 40 रुपए 80 पैसे का स्टॉक जा सकता है। जी सर, नया खन्ना जी पूछ रहे हैं कि आइनॉक्स विंड पर 250 शेयर हैं 150 रुपये के भाव पर, और कैनाई एवरेज, और इसके अलावा टाटा टेक के भी 150 शेयर है 700 रुपये के भाव पर, क्या करना चाहिए? तो देखिए जैसा मैंने बोला, टाटा टेक, केपीआईटी, ये सारे ही काउंटर्स जो हैं वो ऑटो एंसिलरी बिजनेसेस हैं, ऑटो सेक्टर में इनकी सप्लाईज हैं, गिरावट है। टाटा टेक्नोलॉजी आपको एवरेज करना है तो आप 510 के पास एवरेज कीजिएगा, 546 का भाव है, और हाँ 510 के पास एवरेज कीजिएगा, 546 का भाव है। और अगर आपको आइनॉक्स विंड को एवरेज करना है तो आप 56 रुपीज के पास एवरेज कीजिएगा, 80 रुपीज का प्राइस है। जी सर, नीरज कुमार जी पूछ रहे हैं कि MCX पर क्या करना चाहिए, हालांकि इन्होंने अपना भाव नहीं लिखा है। जी, तो देखिए एमसीएक्स पे बिल्कुल अभी मुझे लग रहा है अगर आपके पास कैश है तो आपको होल्ड करना चाहिए। बेस इसका एक अच्छा बना हुआ है करीब 2430 के पास, इसका जो जी तो 2425 के पास एक अच्छा बेस है, वो ब्रीच होता है तो आपको नीचे दोबारा 2435 24 हाँ 2435 2375 इस जोन में आपको दोबारा एक बार बाय मिलेगा। ट्रेंड पॉजिटिव है, मुझे लगता है 2700 रुपए की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। जी सर, राम के नाम से आईडी पूछ रहे हैं कि सिप्ला और बजाज फिनसर्व, इसमें क्या करना चाहिए? तो सिप्ला में कंसोलिडेशन है, इतने अच्छे मूव्स जो हमने अभी काउंटर्स डिस्कस किए फार्मा में, अगर उसमें सिप्ला में गिरावट है तो थोड़ी दिक्कत है साहब। इतना अच्छा मूव आने के बाद एक ब्रेकआउट आना चाहिए था इसके अंदर, और एक अच्छा मूव आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। आप इससे निकल जाइए, दूसरे स्टॉक जो डिस्कस हुए वहां पर एक बार अपना पोजीशन बनाइए, आपको ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है सर, अमित सिंह जी पूछ रहे हैं कि नेटको फार्मा 880 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है, होल्ड करें या एग्जिट कर जाएं? नेटको में देखिए एक अच्छा मूव है, मुझे लगता है कि जो इस वीक में गिरावट है एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक आपको 960 के जोन में मिलता है, आप ऐड कीजिएगा, 925 के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1050 के ऊपर निकल जाएगा जो उसका स्विंग हाई है तो आपको 1080 और इन बेस्ट केस सिनेरियो 1250 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। जी सर, हेमराज जी पूछ रहे हैं कि सीसीएल प्रोडक्ट 1060 पर बाई किया हुआ है, क्या करना चाहिए, इसका स्टॉप लॉस ये जानना चाह रहे हैं। जी, सो यहाँ पर देखिए सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं, 1060 के पास निकल जाए तो 1160 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। बेस है 950 962 प्रिसाइज, उसी बेस को आप ऑनर करिएगा। ठीक है सर, राहुल दास जी पूछ रहे हैं सर कि मॉस्चिप इन्होंने 240 पर खरीदा हुआ है, क्या सीएमपी पर ये एवरेज कर सकते हैं? वेल कर सकते हैं आप, नो डाउट। स्टॉप लॉस इन दैट केस आपका 129 के पास रहेगा।
अ, हाँ, मुझे लगता है आप चाहें तो थोड़ा रुक जाइए। अगर हो सकता है आपको धीरे से ये कहीं मिल जाए 144 145 के पास, तब आप एवरेज करेंगे, दैट विल बी मच बेटर। या ऊपर निकल जाए 180 के, तब एवरेज कीजिएगा। बॉटम फिशिंग की सलाह अभी नहीं रहेगी इस मार्केट में। जी सर, आनंद जी पूछ रहे हैं कि इनके पास जो है आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक का फ्यूचर है, एक लॉट 70 रुपये 60 पैसे के भाव पर, इन्हें क्या करना चाहिए? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फ्यूचर आपने बाय किया हुआ है तो थोड़ा रिस्की है आपके लिए, क्योंकि सप्लाई जोन कंस्ट्रेंट है 67 के पास। 63 का भाव चल रहा है, हो सकता है ये गिर करके आपको कहीं 60 रुपीज तक भी आ जाए। थोड़ा कॉशियस रहिएगा अपने ट्रेड में। तो 60 रुपीज के पास आपका एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए इसमें। जी, अजय पांडे जी कह रहे हैं कि आर आर कावेल पर क्या व्यू है आपका? तो देखिए, जितने भी वायर एंड केबल रिलेटेड स्टॉक्स हैं, आई थिंक वहां पर मेरा व्यू पॉजिटिव है। फिनोलेक्स से लेकर के और एस्ट्रल, वहां पर फिनोलेक्स में देखिए एक अच्छा आपको एक मूव देखने को मिल रहा है। और एक सेकेंड, जरा मैं स्टॉक को एक बार देख लूं। जी जी जी। तो देखिए, यहाँ पर इस पर्टिकुलर काउंटर में एक बेस ब्रेक है, ब्रेक डाउन है। ये बहुत कॉमन है स्टॉक्स में। आज इस वीक में बेस ब्रेक डाउन हुए हैं और 1400 का बेस ब्रीच हुआ है। आई थिंक ये 1320 1320 की तरफ जा रहा है। तो 1320 पे आएगा तो आप एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। जी सर, अगला जो सवाल है वो शुभ के नाम से आईडी पूछ रहे हैं कि सर टाटा पावर, पीएफसी और पावर ग्रिड ये मैक्सिमम कितना नीचे जाएगा, और एंट्री और बाय प्राइस लेवल्स और टारगेट ये इसका शॉर्ट टर्म के लिए जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, मुझे लगता है टाटा पावर को अगर आप देखिए तो यहाँ पर स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। आई थिंक ये 410 के ऊपर निकलेगा तो 435 तक के टारगेट्स आपको मिनिमम इसमें देखने को मिल जाएंगे कुछ ही समय में। और 413 के ऊपर पोजिशनली निकल जाएगा तो आपको 480 तक के बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। तो ये काउंटर को लेकर मैं थोड़ा सा टाटा पावर और यहाँ पर थोड़ा सा टोरेंट पावर को लेकर पॉजिटिव हूँ। बेस इसका 383 के पास है टाटा पावर का, वहां आपको मिले बहुत अच्छा। पीएफसी एक कंसोलिडेशन, अभी मत खरीदिए, निकल जाने दीजिए इसको 418 के ऊपर। उसके ऊपर निकलेगा तब आपको एक अच्छा टारगेट 480 की तरफ देखने को मिलेगा। पावर ग्रिड में एक स्ट्रेंथ है, और लेकिन सप्लाई जोन भी है 310 के पास। तो बेस है 298 के पास। अगर आप 286 का स्टॉप लॉस लेके बाय कर सकते हैं तो कीजिए। स्ट्रेंथ आपको कहीं ये 338 340 तक भी ले जा सकते हैं। जी, इसके अलावा सर सी मैक पर भी ये व्यू जानना चाह रहे हैं। तो सी मैक को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब है। अवॉइड कर दीजिए। सर अगला जो सवाल है वो आज़ाद के नाम से इनकी आईडी पूछ रहे हैं कि कोहेंस लाइफ साइंसेज शॉर्ट टर्म पर क्या व्यू है? ये स्टॉक मैंने ट्रैक नहीं करता हूँ, मुझे एक बार दोबारा नाम लीजिए इसका, नरेंद्र जी। कोहेंस लाइफ साइंसेज। जी, कोहेंस लाइफ साइंसेज, ओके। वीक है स्टॉक, इसको मत लीजिए। क्यों इस तरह के स्टॉक आप लोग ले रहे हैं? माफ कीजिएगा, बिल्कुल नेगेटिव स्टॉक है। ये सब स्टॉक बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जी, इसके अलावा सर एक व्यूअर है, ये डोडाल डेयरी के ऊपर व्यू जानना चाह रहे हैं आपका। जी, जी, डोडला डेयरी है जी। डोडला डेयरी। हाँ, जी तो ये काउंटर ठीक है। देखिए, गिरावट है एज यूजुअल, एक बेस ब्रेकडाउन है 1040 के नीचे। और यही जोन जहां ट्रेड करा ना, यहीं पर एक अच्छा बेस है 985 के पास। बट थोड़ा रुक जाइए। अगर आपको 765 से 765 से 800 के जोन में मिल जाए तो मच बेटर। थोड़ा गिर जाने दीजिए और वहां पर आप इसको बाय कीजिएगा। इट विल बी वेरी गुड बाय जोन। जी सर, अगला सवाल जो यसीर अली के नाम से आईडी पूछ ये कह रहे हैं कि नमस्ते सर, मैंने आईओसी की पुट लिया है 133 की और आईडीएफसी की पुट 56 की लिए, क्या करना चाहिए? तो बहुत बढ़िया है। आपने अगर आईडीएफसी का पुट 56 रुपए का लिया है तो बिल्कुल उसको होल्ड कीजिए। और जी, एक सेकेंड। तो 56 का पुट आपने लिया, 3 रुपए 10 पैसे का भाव है। मुझे लगता है चला जाएगा 7 रुपए तक, इसको होल्ड कर लीजिएगा। आपका स्टॉप लॉस 1 रुपए 10 पैसे पर होना चाहिए। और आईओसी का पुट कितने का है इनका, नरेंद्र जी? 133 रुपये। जी, तो 133 का आपके पास पुट है।
और आईओसी का लेकिन आपके पास 133 का पुट है और स्टॉक का भाव थोड़ा जी, तो देखिए 60 पैसे के आसपास है पुट, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप कॉशियस रहिए, क्योंकि आईओसी का अगर देखिए तो अभी स्पॉट 157 का है और 133 का पुट आपने लिया, थोड़ा सा डीप आउट ऑफ द मनी पुट है। कभी भी आप लीजिए तो आप एट द मनी पुट लीजिए, ये जरूरी होता है। एट द मनी पुट में अच्छी बात होती है कि डेल्टा करीब 0.5 के आसपास होगा, और इसके अलावा जब कभी आईवी एक्सपेंशन होगा तो वेगा और गामा से आपको हेल्प मिलेगा, तो आपका जो है प्रीमियम तेजी से भागेगा, क्योंकि आप पुट बायर है। लेकिन अगर बहुत डीप आउट ऑफ द मनी पुट आप लेंगे तो उसका डेल्टा ही इतना नहीं होगा, तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी भी तो भी आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा उसके प्राइस के ऊपर, और वोलेटिलिटी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है पिछले 3-4 दिनों से, 2-3 दिनों से। तो वहां पर क्या, इसलिए आपका देखिए प्रीमियम डिटेरियोरेट हो रहा है फास्ट, और फास्ट प्रीमियम डिटेरियोरेट होगा क्योंकि क्योंकि थीटा इफेक्ट होगा, टाइम वैल्यू इफेक्ट होगा, प्रीमियम डिटेरियोरेट होता जाएगा। तो बहुत आउट ऑफ द मनी पुट मत खरीदा करिए, खरीदना हो तो एट द मनी खरीदिए। देखिए ये गिर करके 133 तो नहीं आएगा अभी, मान लीजिए आप अपना पुट चेंज कर लीजिए, 58 रुपए, 57 रुपए, 157 के आसपास का पुट आप इसका लेकर के चलिए, वहां आपको ज्यादा ठीक ठाक रहेगा। हो सकता है इसमें गिरावट करीब 154 की तरफ आ जाए, 154, 155 की तरफ, तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। सर दीपन पॉल जी पूछ रहे हैं कि इनके पास प्राज इंडस्ट्री के 333 में 1170 शेयर हैं, क्या करना चाहिए और युद्ध का माहौल है, ऐसे में क्या करें? बिल्कुल कंसोलिडेटेड स्टॉक्स को छोड़ दीजिए इसके हाल पे, नीचे की तरफ 295, ऊपर की तरफ 330, ये जोन ब्रीच होने दीजिए, तो नीचे या ऊपर तभी आप एक ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज में कुछ करने को भी है नहीं। 330 के ऊपर निकल जाएगा तो 370 तक के टारगेट आएंगे। जी, अगला सवाल सर डेविल के नाम से इनकी आईडी पूछ रहे हैं कि नेटवेब और अडानी पोर्ट्स में क्या करना चाहिए, कहाँ एवरेज करनी चाहिए? इनकी जो है 60% जो इनका निवेश है वो साफ हो चुका है। जी, तो नेटवर्क अभी 3165 के पास है, 3000 तक का आई थिंक इसमें एक बार गिरावट आ सकती है, तो बिल्कुल इसको आप होल्ड कीजिए। और माफ कीजिएगा, ये गिरावट आ सकती है। आपके दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया था नयन जी? सर नेटवेब, और सर सवाल भी बड़ी तेज़ी से, अडानी पोर्ट्स सर। जी, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था अडानी पोर्ट में गिरावट आ सकती है, 1292 तक का भाव है, 1292 तक, अगर आप 1295 आपको मिले वो बेस्ट रहेगा बाय का, तो वहां तक स्टॉक गिर करके जा सकता है। जी सर, एक बार अनंतराज पर व्यू दे दीजिए। पुनू के नाम से आईडी है, जानना चाह रहे हैं कि अनंतराज में क्या करना चाहिए। जी जी, तो आनंद एक मिनट में आपको बताता हूँ। तो अनंतराज में देखिए 461 का भाव है, गिरावट है, और 445 के पास एक बार बेस इसका है, 445 400 के पास एक बेस है। मुझे लगता है थोड़ा गिर जाए, 404 के पास आपको मिले तभी आप इसको बाय इनिशिएट कीजिएगा, 348 का स्टॉप लॉस रखिएगा। सर यजत सिंह जी पूछ रहे हैं कि केसी इंटरनेशनल इन्होंने 690 पे ख़रीदा हुआ है, इसको होल्ड करें या एवरेज करें, क्या करना चाहिए? कौन सा आपने शेयर बताया? केसी इंटरनेशनल। अच्छा, केसी इंटरनेशनल, ओके। सो देखिए यहाँ पर एक लगातार सप्लाई जोन है, इसको बाय मत कीजिए, अभी छोड़ दीजिए। 500 के पास एक इमीडिएट सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, वो एक ब्रेकआउट आया था, दैट वाज समवेयर अराउंड व्हाट, मई 2023, ये वही जोन है। मुझे लगता है थोड़ा निकलने दीजिएगा ऊपर, अगर 580 के ऊपर निकलेगा तभी आप इसको परचेज कीजिएगा, बॉटम फिशिंग की कोशिश मत कीजिएगा। 500 के पास एक बार देखिएगा, कंसोलिडेट हो जाए तो एक बार अपॉर्चुनिटी बनेगी तो ले लीजिएगा। जी, सौरभ मीना जी पूछ रहे हैं सर कि बीएससी और सोलर इंडस्ट्रीज की ट्रेड पर क्या आपका व्यू है? बिल्कुल होल्ड कीजिए, आपको स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने दिए हैं। वोलेटिलिटी कंप्रेशन है, अगर आज भी आप आईवी देखेंगे तो कंप्रेशन है, कंप्रेस्ड आईवी में प्रीमियम बहुत तेज नहीं बढ़ते हैं, ये रहता है, तो थोड़ा आपको यू हैव टू बियर विद मी। मैंने आपको टॉप टारगेट स्टॉप लॉस दिए हैं ट्रेड में, उसको फॉलो कीजिएगा। जी सर, तुषार जी पूछ रहे हैं कि लॉरस लैब्स पर आपका क्या व्यू है? जी, सो एज फार एज लॉरेंस लैब इज कंसर्न, सी मुझे लगता है गिरावट है यहाँ पर, लेकिन बेस स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। एक बेस है बहुत स्ट्रांग 995 के पास, और नीचे 900 के पास, 920 के पास,
915 के पास, ये बेस सस्टेन हो जाता है तो मुझे लगता है पुल बैक आ सकता है दोबारा काउंटर के अंदर। 1080 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आएगा 1236 की तरफ। जी सर, अगला सवाल जो है वो ओएनजीसी के ऊपर है। ये पूछ रहे हैं कि सर 285 क्रूड ऊपर आने के बावजूद जो है ओएनजीसी ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, और कब तक और कितना ये कब तक इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, और इसमें एग्जिट कहाँ लें? क्या इसके अलावा गेल भी बाय कर सकते हैं? ये स्लो मूवर है, शॉर्ट टर्म ये इस पर व्यू जानना चाह रहे हैं। तो देखिए ओएनजीसी में एक जिस तरह का मूव अभी आपको दिख रहा है, ये अगर आप कॉन्ट्रा लॉन्ग ट्रेडर हैं तो आप एक बाय कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क रहेगा आपका। 262 के पास आपको मिल जाए तो आप बाय कर लीजिएगा, 268 का भाव है। उस केस में आपका स्टॉप लॉस 244 के पास रहेगा। पुल बैक में हो सकता है 294 तक आपको ये चला जाए। दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया था नयन जी? सर जो दूसरा ओएनजीसी स्टॉक के गेल ओएनजीसी, गेल जी गेल। गेल गेल जी। गेल में अभी मत जाइए, कि इसको छोड़ दीजिए। 153 के ऊपर निकलेगा तब एक बार बाय कीजिएगा, या थोड़ा और आपको नीचे मिल जाए 140 के पास तो आप एक बार बाय इनिशिएट करिएगा। जी सर, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपका? बिल्कुल। तो देखिए जो कैश रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसमें मेरे या मेरे क्लाइंट्स की कोई पोजीशन नहीं है। जो जो स्ट्रेटजीज हैं बीएसई एमसीएक्स वगैरह, वो क्लाइंट्स को डिफरेंट प्राइसेस पर एडवाइज्ड हैं। और अदर देन दैट जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है स्ट्रेटजीज का, वो जरूरी नहीं आगे भी कंटिन्यू करे। दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन, एंड दैट्स इट। जी सर, मनी 9 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Nanji, and thanks to all the viewers. A very nice trading day. Enjoy yourself. या थैंक यू सर।